राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की दल बदली शुरू हो गई है, जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के पुत्र ओम प्रकाश पहाड़िया समेत कई नेताओं ने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में कमल का दामन थामा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नेताओं में कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहे विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा, बसपा नेता अशोक वर्मा और पूर्व आईएएस चंद्रमोहन मीना शामिल हैं। सदस्यता ग्रहण करने के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश में व्याप्त जंगल राज से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार छोटी छोटी घोषणाएं कर रही है। 4.5 साल तक प्रदेश में कुछ नहीं करने वाली सरकार जाने वाली है। कांग्रेस के कुशासन से परेशान लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी को डूबता जहाज कहा। जो 4 विशिष्ट लोग हैं जिनका समाज में प्रभाव भी है और राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया है, कांग्रेस के कुशासन राज से परेशान होकर के गहलोत की नीतियां जो नाकामी है उससे परेशान होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पूर्व आईएएस चंद्रमोहन मीना ने कहा कि जनता को सुविधा मांगने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है। करोड़ों के विज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसके घोटाले का खुलासा होगा। राजस्थान सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के हुए विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा ने भी कहा, भले ही कांग्रेस ने उन्हें पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी दी हो, लेकिन कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से निराश होकर बीजेपी में आना पड़ा। देश को नई दिशा देने वाले मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए बिना शर्त पार्टी में आया हूं। ओम प्रकाश पहाड़िया ने भी 4.5 साल नाकारा रही प्रदेश सरकार पर अब चुनावों से पहले रेवड़ियां बांटने के आरोप मढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में चुनावी साल और चुनावी साल में नेताओं का पग फेरा, कोई इधर कोई उधर। बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के सुपुत्र और कुछ लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। कहा जा रहा है कि वर्तमान राजस्थान की सरकार में कुछ भविष्य दिखाई नहीं दे रहा और अंधकार में हालात हैं, इस वजह से बीजेपी का दामन थामा है। और इसी तरह से पिछले दिनों कुछ लोग कांग्रेस में चले गए। खैर, चुनावी साल है, इसी तरह से आना जाना लगा रहता है। नई बात नहीं है। नई बात यह है कि राजनीतिक दलों की शामिल होने वालों की वफादारी, और यही कहा जाता है अनकंडीशनल हम लोगों की प्रवेश है, हम उसमें एंट्री कर रहे हैं और किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, ना हमारा कोई लालच है। बहुत अच्छी बात है। लालच नहीं होता है, आपको बाहरी सेवा करनी है तो कहीं भी कर सकते हो। खैर, चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र शर्मा साहब वरिष्ठ विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे, और आर तिवारी साहब कांग्रेस से हैं, सुरेश गर्ग साहब भाजपा से हैं। सभी का स्वागत है। मैं पहला रिएक्शन तो तिवारी साहब आपसे चाहूंगा कि आपकी पार्टी के कुछ लोग और पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र आपकी पार्टी छोड़कर के बीजेपी में गए हैं और ये कहा जा रहा है कि वहाँ हालात अच्छे नहीं है, हालात ठीक नहीं बना पा रही है कांग्रेस, ऐसा लगता है उन लोगों को। योगेंद्र भाई, मैं सबसे पहले तो लोकप्रिय टीवी जन टीवी के माध्यम से राजस्थान के उन लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि वो दिन रात सर्दी गर्मी बरसात में अपनी पार्टी की निष्ठा के साथ सेवा कर रहे हैं। और जिनके लिए आप कह रहे हो कि वो
कांग्रेस छोड़ करके चले गए। सवाल है कि अगर वो जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे नहीं है तो क्या आप टीवी पर हमको बुलाते? जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे ये जो गए हैं ये IRS है, जिंदगी भर इनकम टैक्स में बड़े अफसर बन करके सरकार की मलाई चाटते रहे। कांग्रेस को अगर मजबूती करते हैं तो इनके छोटे भाई को लगातार कांग्रेस ने विधानसभा के चुनाव में हमने 2 बार चुनाव लड़वाया, उन्हीं को जिताते थे। पारिवारिक विवाद है और जब सर्विस कर ली पूरे 60 साल तक भारत सरकार की, आज वो कांग्रेस को छोड़ करके कांग्रेस में थे क्या? पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं आप थे क्या, आप कर क्या रहे थे, कौन सा आप जनता का काम कर रहे थे? महंगाई राय शिविर जो हमारे 24 अप्रैल से चल रहे हैं, किसी एक शिविर में गए क्या? कौन जाता है कौन आता है? कोई भी राजनीतिक दल की जो सबसे मजबूत ईंट होती है वो होती है कार्यकर्ता। और मैं कहना चाहता हूँ एक कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार जब से 2014 से प्रादुर्भाव हुआ नरेंद्र मोदी जी का, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता देश के किसी भी हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने नहीं गया। गए वो जो बड़े बाप के बेटे थे, जैसे माधवराव सिंधिया का बेटा ज्योतिराव सिंधिया, जतिन प्रसाद जिनके पिताजी कांग्रेस के बड़े नेता रहे। वो बड़े नेताओं के बेटों का चलन है, इनको जाना आना, इनका सत्ता का प्रति इनका लोभ हमको यहाँ नहीं मिला तो वहां मिल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इनसे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सुना कोई उपराष्ट्र पहले हमारे जो भारत की महामहिम राष्ट्रपति रही, उनका भतीजा भी आज भारतीय जनता पार्टी में गया। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का राजस्थान में दिवालियापन है कि अगर वो ला रहे तो उनको तो लाओ जो मास बेस है। कहाँ है ओम प्रकाश पहाड़िया का मास, कहाँ है उनका महामहिम के भतीजे का? ये नाम के हैं और नाम से चले जाएंगे। आज इनके पास में सामान नहीं है। ये आपको क्या लग रहा है कि माहौल बनाने के लिए ये सब कुछ किया जाए? केवल और केवल एक माहौल बनाने के लिए। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूँ अब आपको। सुरेश गर्ग साहब, केवल माहौल बनाने के लिए कि ऊंचे नाम है और उनके चेहरे अगर होंगे पार्टी में तो कार्यकर्ताओं में एक जोश पैदा होने की किया जाएगा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं और इनके अधिकृत रूप से जो स्पोक्स पर्सन है उनका भी बयान है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी के प्रति अगर वफादार होते हैं तो काम करने का अवसर सबको मिलता, वो कर सकते हैं। बीजेपी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी चाह रही थी कि ऐसे कुछ चेहरे आए जिससे राजस्थान में चर्चा हो कि अच्छा उन लोगों ने ज्वाइन कर लिए। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस एक डूबता जहाज है, उस जहाज के अंदर कोई भी बैठना नहीं चाहता। जिस तरह से राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि पिछले 4.5 साल से अराजकता भ्रष्टाचार फैला हुआ, तो लोग बाग त्रस्त है। और फिर जो ये कह रहे हैं कि साहब पदाधिकारी चले गए, अरे भाई उनके साथ और भी आते हैं, कार्यकर्ता भी आते हैं। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसका स्वागत है। अगर भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी संगठन की जो विचारधारा उसके अंदर आ रहा है, लेकिन जो भी व्यक्ति आ रहा है वो अपने आप में प्रभुत्व मतलब अपना वहां पे अस्तित्व रखता है। जिस क्षेत्र से भी आता है वो अपने आप में उससे रहता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक वो कांग्रेस में था तब तो वो बहुत अच्छा था, वो प्यारा था। जगन्नाथ पहाड़िया जी प्यारे थे नहीं थे? जगन्नाथ जी पहाड़िया जी को आपने मुख्यमंत्री बनाया था नहीं बनाया था? तो आज अगर उनका बेटा आ रहा है तो उनको लग रहा होगा कि कांग्रेस में अब कुछ भी नहीं है, अस्तित्व नहीं है, वहां पे डूबता जहाज है। जो जिस तरह से यहाँ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और अच्छा, मैं कह रहा हूँ सुरेश यार, ओम प्रकाश पहाड़िया से आप कितनी बार मिले या उनके कोई जनसेवा का रिकॉर्ड है क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा से कोई सत्ता पर विचारधारा, सत्ता पर जी का है और कांग्रेस छोड़कर के जाने वाला भाषण वही हुआ जो देश में हुआ। लोगों का ये पूरा इतिहास जानते हैं। कहाँ भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं का अस्तित्व। तिवारी जी, आपको मैं अवसर दूंगा पूरा, एक बार इनको अपनी तिवारी जी, जब उनको ये लग रहा है कि डूबता जहाज है, जब कांग्रेस में कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस आने वाले समय में जो 2013 के अंदर जो हुआ था कि 21 सीटें आई थी, वो 21 सीटें भी नहीं आएगी। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आ रहा तो उसमें आप करो साहब वो तो उसके तो अस्तित्व नहीं है, फलाना नहीं है। भाई नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन
लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में हमारा सम्मान है, कोई आ रहा है तो हमारी विचारधारा पे। लेकिन जो आज राजस्थान के अंदर जो अराजकता फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको देखना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा। 4.5 साल से आप कहते हो कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के समझौते हो गया, 2 दिन समझौता था, तीसरे दिन फिर वही झगड़ा, और उस झगड़े की वजह से राजस्थान की जनता त्रस्त हो रही है। आज राजस्थान के अंदर सचिन पायलट विकास रुका हुआ है, राजस्थान का विकास रुका हुआ है, राजस्थान की जनता परेशान हो रही है। करे जा रहे हो, जनता को आप सुविधाएं नहीं दे रहे हो, जनता को सुविधा नहीं दे रहे हो। जननायक जी, आज जनता सुविधाएं मांग रही है, जनता मांग रही है, ये बेवकूफ बनाने के धंधे बंद करो। ये रहा मेरे पास में रेजिडेंशियल बिल, बताओ सब्सिडी कौन सी, जो आपने सब्सिडी दी थी वो 1 जून से वो भी बंद कर दी। इस तरह से बेवकूफ मत बनाओ। आप 300 करोड़ रुपए का घोटाला वृद्धा पेंशन के नाम से, वृद्धावस्था तो पेंशन लागू की है ना, वृद्धावस्था तो पेंशन किसको होती है, बुजुर्ग लोगों को मिलती है। 17 साल का 18 साल का बालक पेंशन ले रहा है, 300 करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे हो। जवाब दो, हर क्षेत्र के अंदर कौन सा है, दवाइयों के अंदर घोटाला किया, RGHS के अंदर आपने देखा, भरतपुर के अंदर 1 लाख रुपए का बिल उठाया है। RGHS के अंदर एक व्यक्ति जिसका वो RGHS का मेंबर नहीं है, दूसरे व्यक्ति उसका बिल उठा रहा है, जननायक भ्रष्टाचार कर रहा है, 85% कमीशन खा रहा है वो जननायक। सिर्फ 85% कमीशन की सरकार चल रही है यहाँ पे, सिर्फ ये चल रहा है यहाँ पे, चल रहा है। पेंशन दे तभी तो आप अच्छी बात किसको दे रहे हो? 17 साल के बच्चे को पेंशन दे रहे हो क्या वृद्धावस्था? बताइए आप, 17 साल के बच्चे को पेंशन दे रहे हो आप? गर्ग साहब मुद्दे पे लौटे, भ्रष्टाचार कोई खत्म नहीं कर सकता, और हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात रहेगी। सिर्फ हम चेहरे बदलते हैं भ्रष्टाचार के नाम पर, वो की वही हालात है। मैं खुद भी त्रस्त हूँ भ्रष्टाचार से। मुझे लगता है हिंदुस्तान का हर नागरिक है। जी साहब, यहाँ पे 85% की कमीशन चल रही है, बुरा हाल है, कमीशन की सरकार चल रही है। इनके नेता खुद बोलते जा रहे हैं 1 रुपया चल के 85% भ्रष्टाचार में चले जाता है। आपको कि चुनावी साल है, नया दौर नहीं है, इधर से उधर, उधर से इधर, जिसे पग फेरा भी कहते हैं, कुछ लोग आएंगे कुछ जाएंगे, और अभी ये दौर अभी थमेगा नहीं। जब टिकट बंटवारे का वक्त होगा और जब टिकट कटेंगे लोगों के, उम्मीद पर पानी फिरेगा दोनों ही पार्टियों में, तो मुझे लगता है कि बीजेपी कांग्रेस नहीं और तीसरी दल भी तलाशने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कहीं आश्चर्य की बात होती है कि चुनावी साल में वो आ रहा है वो जा रहा है? देखिए योगेंद्र जी, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, और ये कोई आज नहीं हो रहा है कि कोई पार्टी चुनाव के टाइम पर छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रही है, या किसी पार्टी में नहीं है फिर कोई नए ज्वाइन कर रही है। तो ये तो एक सिलसिला लगातार चल रहा है, चाहे आप यूपी के इलेक्शन की बात करो, चाहे कर्नाटका के इलेक्शन की बात सभी राज्यों में, चाहे कहीं पर भी देश के अंदर कहीं पर भी इलेक्शन हुए हो, तो उसके आसपास के पीरियड के अंदर कुछ ज्यादा होने लग जाता है इस तरह की घटनाएं। तो देखिए, ये तो आना और जाना तो चलता रहेगा, ये तो एक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि अब वो चीजें नहीं रही कि आपका 100% कमिटमेंट पार्टी के प्रति हो, बल्कि आजकल स्थिति ये हो गई कि जब आदमी को जहां अपना कुछ हित दिखता है तो वो वहां पर साइडलाइन कर जाता है, उस पार्टी की तरफ चले जाते हैं, झुक जाते हैं। और ये सिलसिला आज खत्म होने वाला नहीं है। ये अभी तो पीक में जब उनको टिकट मिलेंगे उस टाइम पे आप देखना, उसके बाद में 2024 का जो इलेक्शन, पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होने, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए इसको एक दूसरे पब्लिक को सीरियसली नहीं लेती, पब्लिक सीरियसली लेती भी नहीं है, और उसका कोई खास असर पड़ता भी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, कुछ लोग तो जैसे कहीं नौकरी में होते हैं, कहीं दूसरी जगह होते हैं, तो वो सर्विस छोड़ने के बाद में उनका किसी न किसी पार्टी से कोई अटैचमेंट हो जाता है, तो उस पार्टी में चले जाते हैं, इसलिए वो भी कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा जब आप टिकट नहीं मिला या कोई और किसी कारण से मतभेद होते हैं, या अपना कोई कहीं न कहीं हित टकराता है, ये देखते हैं कि परिस्थिति ऐसी बन रही है कि अब इस पार्टी में नहीं रह सकता हूँ, तो इस स्थिति के अंदर, और ये सिलसिला बीजेपी और कांग्रेस तक ही सीमित रहने वाला नहीं है। आप देखना थोड़े दिनों बाद में आपको बहुत सारे आपके अंदर जाते दिखेंगे, किसी और पार्टी के अंदर जाते दिखेंगे। इसलिए इसको लेकर के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, छींटाकशी करना, ये कोई बेकार की बात है, क्योंकि किसके पीछे कितना दम है, ये तो जब टिकट मिलेगा, वोट डलेंगे, उसके बाद में पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, तो कितना किसमें वजूद है, तो उसी के बाद कुछ पता लग पाएगा, पब्लिक कितना लाइक करती है, डिसलाइक करती है। और बीजेपी कांग्रेस के दामन की बात नहीं है, सही कहा राजेंद्र जी ने कि टिकट नहीं मिलेगा तो कोई हाथी पे चढ़ सवार
सवारी करेगा, कोई झाड़ू को पसंद करेगा, कोई हनुमान की बोतल को पसंद करेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ पाएंगी उस समय, तब इंतजार करना पड़ेगा। मैं तिवारी साहब, आप काफी सीनियर हैं, मैं वैसे जानना चाहता हूं पार्टी लाइन से अलग हट करके कि चुनावी माहौल में इस तरह से आना जाना को नई बात नहीं है। जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि पब्लिक को कोई आश्चर्य नहीं होता इसमें। हाँ, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके नाम पर लगता है कि उस जाति को प्रभावित कर देंगे, उस तबके से आते हैं, पर्टिकुलर एरिया से आते हैं, कि इनका बड़ा जनाधार था और इनके साथ में चोट किए पार्टी ने, अब इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे राजनीति के कई परिदृश्य भी दिखाई देते हैं। लेकिन चुनाव से पहले कुछ लोग आते हैं जाते हैं, कईयों की तो स्थिति ये बनती है कि टिकट पहले मिलता, पार्टी बाद में ज्वाइन करते हैं और सुबह गाली देते हैं और शाम को मुस्कुराते हुए उसी पार्टी के चेहरे के रूप में बाहर निकल के दिखाई देते हैं। तो लगता क्या पार्टी कार्यकर्ताओं में किस तरह की चर्चाएं होती हैं उससे? नहीं, तमाम कार्यकर्ताओं को दुख तो होता ही है, तमाम पार्टियों की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आप पार्टी हो। जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता या बीजेपी के कार्यकर्ता अपना नेता बनाते हैं, और मैं कह रहा हूं देश में तमाम पार्टियों में नेता बनाता है कार्यकर्ता। नेता आसपास से टपक करके नहीं आता, हम उनके फॉलोअर नहीं, हम पार्टी के फॉलोअर होते हैं। और जब लगता है कि अपने स्वार्थ के लिए वो ऐसा करते हैं तो मन में दुख होता है और लगता है कि ऐसे लोगों को हमने शामिल ही क्यों किया है। लेकिन दुर्भाग्य कि 2014 के बाद का भारतीय राजनीति का जो परिदृश्य बदला, मैं 2014 से भी था, ये हरियाणा से आया था, शुरुआत में आया राम गया राम, पूरी की पूरी सरकार बदल जाती थी, हमारे यहाँ भी आ गई थी और कांग्रेस छोड़ करके ये आना जाना तो हमेशा रहा, लेकिन वो विचारधारा की लड़ाई थी। आज जो छोड़ने का या कहीं दूसरी जगह शामिल होते हैं, चाहे हमारी पार्टी में शामिल हो चाहे किसी अन्य पार्टी में शामिल हो, वो नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने पार्टी को धोखा देते हैं। इसलिए हमको कई बार लगता है कि राजनीति में अच्छे लोगों का आना बंद हो गया, केवल स्वार्थी लोगों का आना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात है, मैं जो भोग रहा हूं, मैंने 1976 से कांग्रेस में काम किया और आज तक कर रहा हूं योगेंद्र भाई। मेरे को राजनीति में केवल संगठन में काम करने का मौका मिला, राज का कभी सुख नहीं मिला। मेरे को इस बात की कोई गिला भी नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है आज जो धन बल और बाहुबल का उपयोग जिस प्रचुर मात्रा में हो रहा है, चाहे वो देश की सबसे बड़ी मिसाल पार्टी हो, चाहे हमारे देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पुरानी पार्टी हो, हमारे यहाँ भी शीर्ष नेतृत्व पर इन प्रभावशाली लोगों का कहीं न कहीं पता लग जाता है कि भाई ये तो बहुत पैसे वाला है, ये तो धन बल वाला है, ये तो बाहुबली है। और हमारा शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को, कहीं ना कहीं वो मिसगाइड हो जाते हैं, ऐसे लोगों को अपने कार्यकर्ताओं की कुचल करके उनको आगे बढ़ाते हैं। और जो परिणाम हमने भोगा, मैं कह रहा हूं योगेंद्र भाई, सीए साहब कह रहे हैं अच्छे आदमी है सुरेश गर्ग, लेकिन जो कांग्रेस ने गलतियां की उसी के कारण से आज हम देश में नंबर 2 पर सत्ता में, हमारी 4 राज्यों में सरकार है, देश के अधिकांश राज्यों में आपकी सरकार। आपके यहाँ जो मिक्स वेजिटेबल बनना है, मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कुचला जा रहा है। आने वाले मिक्स वेजिटेबल मूल भारतीय जनता पार्टी गिरधरलाल भार्गव, भंवरलाल शर्मा, ललित चतुर्वेदी जैसे जो परिवार जगते थे, जिनके नाम से कांग्रेस के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करते थे, ये मिक्स वेजिटेबल का ही कारण है कि राजस्थान में 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी 5,000 से ज्यादा लोगों का प्रदर्शन नहीं कर पाई। ये दुर्भाग्य, क्योंकि वह विचारधारा ही नहीं, विचारधारा जो कि पैसा लाओ, आपको लोकसभा का उम्मीदवार बना देंगे, आपको मेयर का उम्मीदवार बना देंगे, आपको विधानसभा को। कांग्रेस के लोगों को आप छाती पे रखते हो, आपके पार्टियों को, सीपीएम के लोगों को, टीएमसी के लोगों को, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी देख रहा है, इसलिए वो साइलेंट है। और जो अवसरवादी है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा कर रखा, उसी का परिणाम है कि राजस्थान में शीर्ष नेतृत्व को लगातार आना पड़ रहा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो। यहाँ का राजस्थान का राजनीतिक नेतृत्व असफल हो गया है और कल इनका फिर एक बड़ा आंदोलन है। मैं कह रहा हूँ सुरेश गर्ग मुद्दे से बता दो तो कितने लाख लोगों को लेकर के आ रहे हो। सर उस पर चर्चा अलग करेंगे, मैं इस मुद्दे पे रुका रहना चाहूंगा कि आया राम गया राम वाली जो बात आप सही करेंगे, हरियाणा से नाम चला था। सुरेश जी, मैं एक बात वैसे जानना चाहूंगा, चलिए कोई भी पार्टी है, आपके यहाँ भी ज्वाइन करते हैं, दूसरे लोग भी ज्वाइन करते हैं, और ये बात कहना कि अनकंडीशनल हमारी ज्वाइनिंग है,
किसी के गले नहीं उतरती। कोई ना कोई आता है, और राजनीति में कोई आता है तो तपोभूमि समझ के नहीं आता तपस्या के लिए, वो कुछ न कुछ सुख पाने के लिए ही आता है। और क्रीम सबको चाहिए। पिछले दिनों महरिया साहब ने कहा कि मेरी घर वापसी हुई है, मेरी कोई वो नहीं है, मैं सिर्फ बस पार्टी की सेवा करने के लिए आऊँ। सेवा तो सभी करते हैं, बाहर भी रह के कर सकते हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता की स्थिति के बारे में जानना चाहूंगा कि बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के, वो तैयारी भी करते हैं, वो करने भी चाहिए, लेकिन जब ऐसे पैरासूटी लोग आना शुरू हो जाते हैं किसी पार्टी में, जैसा अभी इन्होंने बिल्कुल अच्छे से स्वीकार किया, उस कार्यकर्ता की मनोदशा में जरा जानना चाहूंगा आपसे भी कि उस पर कुछ असर पड़ता है? देखिए, निश्चित रूप से कार्यकर्ता पे असर तो पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ाती है। आपने हर क्षेत्र के हर क्षेत्र में देखा होगा कि आप ये पता नहीं है आज मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, कोई पता नहीं है। आज किसी व्यक्ति का ये पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा क्या, लेकिन दूसरी पार्टियों के अंदर परिवारवाद देखा होगा आपने। दूसरी पार्टी के अंदर आपने शामिल किया, वो परिवारवाद नहीं तो है। अगर जगन्नाथ पाटिया का लड़का नहीं ओम प्रकाश पाटिया, आप टचेश्वर नहीं पूछो साहब, क्यों नहीं, हमारे पास तो अगर महामहिम राष्ट्रपति का भतीजा नहीं तो आप टचेश्वर नहीं पूछो। 5 मिनट जिन लोगों को परिवारवाद के नाम से गाड़े जाते हैं आप उनको गले लगा। कल हो सकता है आप भी हमारी विचारधारा में आ जाओ, कल आप भी पार्टी ज्वाइन कर लो, कोई पता थोड़ी है आपका भी, भविष्य का कोई पता नहीं है। मेरा तो सवाल था, सुनो गर्ग साहब, मेरे सवाल पे मैं तो उस स्थिति को जानना चाहता हूँ। परिवारवाद और ये सब चीजें तो खूब पक चुके सुनकर हैं, मैं तो वो जानना चाहते हैं कार्यकर्ता आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी को पता नहीं होता टिकट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नहीं होता। फिर एक बताइए कि क्यों अलग अलग धड़े बन करके लोग मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं आपके यहाँ पे? आप मैं इस वजह से मुझे कहना पड़ रहा है कि आप कह रहे हो कि ऐसी स्थिति नहीं। देखिए योगेंद्र जी, अगर मान लो किसी की इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बने तो उसमें कहाँ बुराई है, अगर मान लो उसकी महत्वाकांक्षा, लेकिन हमारा संगठन और हमारा आला कमान इतना मजबूत है, उनके विरुद्ध में कोई नहीं जाता। आपने देखा होगा कि आज हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो बोल दिया उसको वो सब पालन करते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर आपने देखा होगा, लेकिन आपने कांग्रेस में देखा होगा 25 सितंबर की घटना देखी होगी। 25 सितंबर को जो वर्तमान में अध्यक्ष है खड़गे साहब, वो यहाँ पे आला कमान के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए थे। इसके बाद में उनकी क्या स्थिति रही है, उनको बाकायदा वापस जाना पड़ा था, और गहलोत जी ने अपने आदमियों की अलग से मीटिंग बुला के इस्तीफा लेके विधानसभा अध्यक्ष के पास चले गए। ये तो कांग्रेस की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है कि वहां पे अगर नहीं शुरू से देखिए मेरी बात सुनो गर्ग साहब, सुनिए मैं गर्ग साहब एक ये जो रोकना, क्योंकि इस दावे में मेरे को तकलीफ हो रही है, ये दावा नहीं कर सकते आपको। मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, एक बार सुन तो लीजिए सर, आप ही के मतलब की बात आपको याद रहेगी तो कुछ दूसरे चैनल पे आप जवाब दे पाओगे, इसका किस तरह से दे पाओगे मैं आपको बता देता हूं। आप ही की पार्टी के वक्त यहाँ पे, हालांकि ये मैं कहूंगा कि आज आपका पार्टी नेतृत्व बहुत मजबूत है, आपने सही कहा, लेकिन पीछे के इतिहास के बारे में मत बात करिए। यात्रा निकालने की बात कही थी वसुंधरा राजे जी, मेरे कानों सुनी हुई आंखों देखी हुई बात, आपके पार्टी के सैकड़ों लोगों के सामने कहा कि मैं पार्टी छोड़ दूंगी अगर ये यात्रा निकली तो ये मत कहिए कि हमारे यहाँ कोई आंख नहीं दिखा सकता, हमारे यहाँ एक रूट चलता है। सब जगह चलते हैं, सब जगह चलते, बस ये है कि आज के दिन में आपके यहाँ पे कोई आंख नहीं दिखा सकता। आज मैं वर्तमान की बात करता, वर्तमान के अंदर आप मैंने कहा भारतीय जनता वर्तमान में मजबूत नेतृत्व, तो मैंने कहा खुद नहीं, तो आपने कहा ना कि कभी नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि आज वर्तमान में हमारा नेतृत्व इतना मजबूत है, नेतृत्व जो बोलता है उस आदेश को पालना करते हैं, तो इसलिए करके अरे क्या बात तिवारी साहब तिवारी साहब आप सुनिए तो सही, ब्रेक लगे। आप ये बताइए कि आपके पार्टी आला कमान को डिसीजन करने के लिए, मजबूत नेतृत्व देने के लिए किसी ने मना किया है? देखो नेतृत्व हमारा मजबूत है, योग्य मजबूत है साहब, प्लीज हमारे यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे देश के निर्वाचित मना किया क्या अध्यक्ष है। मैं कह रहा हूँ हमारा नेतृत्व मजबूत है, ये भारतीय जनता पार्टी लोगों में अफवाह फैलाते हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी से राज को छीना है, मजबूत है, तभी तो हिमाचल में हमने राज को छीना है। ये बात छत्तीसगढ़ में हमारे मजबूत नेतृत्व के कारण से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में क्या हो रहा है? नेतृत्व मजबूत है तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, नेतृत्व मजबूत है। राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में क्या हुआ? आपके नेतृत्व में समझौता हो गया, आज नहीं देने में क्या होता है? राजस्थान
के जनता को क्यों परेशान कर रखा है, ये तो बता दो आप परेशान। आप ये बताओ राजस्थान की जनता को क्यों परेशान कर रखा है? 4.5 साल से जनता को परेशान कर रखा है। एक दिन कहते हैं समझौता होगा, दूसरे दिन भाग के चले जाते हो, जनता परेशान हो जाती है उन चीजों से। काम किया, जनता को न्याय तो करो, जनता के साथ में कर जा रहे हैं। राजेंद्र जी, हर विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार का आलम बना रखा है। हर एमएलए को तो आपने मिनी मुख्यमंत्री बना रखा है। आपने उदाहरण दे दो। हाँ दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। अखबारबाजी उदाहरण ये अखबारबाजी नहीं है। अरे ये 300 करोड़ रुपए का घोटाला वृद्धावस्था पेंशन में, 300 करोड़ रुपए का घोटाला आज ये देश का कल अखबार में बढ़ा था। कुछ खिलाओ, अखबार के खिलाफ कार्रवाई करो, अखबार के खिलाफ कार्रवाई करो। अगर मान लो ये बात है तो तिवारी साहब, राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। लालच के बिना कोई किसी पार्टी में नहीं जाता, इसमें कोई डाउट नहीं। ये अक्सर जो कहा जाता है कि कंडीशनल अनकंडीशनल, अंदर कंडीशन होती है कि हाँ आप तो आ जाइए, देखेंगे हम चुनाव लड़ाएंगे। वो चेहरा कैसा है उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग भीड़ में भी शामिल हो जाते हैं कि ठीक है अखबार में भी छपता है, नाम नहीं भी छपता है। ये बात सत्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का बेटा नहीं होता तो इन्हें कोई नहीं पूछता। प्रतिभा पाटिल जी के रिलेशन में अगर ये जनाब नहीं होते तो कोई नहीं पूछते, शायद हम भी बहस नहीं कर रहे होते, मुद्दा ही नहीं होता। कोई दूसरा भी मुद्दा ले सकते थे, देश में राजस्थान में बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये कुछ इस नाम से चलते हैं। पार्टियों को भी लगता है कि एक क्या कहूं इसे, एक पब्लिक के बीच में एक नाम देना कि हाँ बिल्कुल मार्केटिंग या ब्रांडिंग कहूं, उसकी ज्वाइनिंग की ब्रांडिंग, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि नाम कितना बड़ा है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है प्रताप सिंह खाचरियावास दिल्ली में जाकर के एआईसीसी के मुख्यालय में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, आपको ध्यान होगा। और इन्हें बाकायदा एआईसीसी में बहुत बढ़िया तरीके से ज्वाइनिंग हुई थी। और ये चलाया गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के भतीजे उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और वहीं से जयपुर कांग्रेस के टिकट पर इनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया गया। तो बड़ा बाकायदा नाम था, ना केवल राजस्थान के अखबारों में, नेशनल चैनल्स में और वहां के उसमें कि दिग्गज भाजपा नेता रहे भैरव सिंह शेखावत के भतीजे ने थामा दामन। तो ये कुछ ब्रांडिंग की बात कहूं इसे मैं। देखिए योगेंद्र जी, एक चीज को तो बड़ा साफ होना चाहिए कि जब कोई पार्टी को कोई ज्वाइन करता है तो जो पार्टी जिसमें ज्वाइन कर रहे हैं वो पार्टी उसको कोशिश करती है कि कम से कम मीडिया में तो अच्छी तरीके से भुना ले उसको। इसके लिए वो उसको जितना ग्लोबलाइज कर सकती है उतना ग्लोबलाइज करने का प्रयास करती है। और देखिए बड़ा नाम होता है तो हर आदमी सोचता है कि चलो फला आदमी का व्यक्ति इस पार्टी के अंदर ज्वाइन किया है, ये है वो जो है। अब ये दूसरी बात है कि उसका कितना प्रभाव है, वो एक तो वो तो जब वोट पड़ता है उस टाइम पे आपको पता चलता है, या वो व्यक्ति कितना लंबा चलता है, जब उसको टिकट नहीं मिलने पे उसकी क्या स्थिति रहती है, क्या मनोदशा होती है, किस तरह से उस सक्रिय होकर के निष्क्रिय होकर के किस तरह से नई पार्टी के अंदर रहता है, वो तो एक सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं कहता हूँ कि इन सारे मुद्दों के ऊपर यदि चर्चा करने की जगह पे, क्योंकि चुनाव का टाइम आ गया, नवंबर दिसंबर में चुनाव होने, जून आधा लगभग आधा, आज 11-12 तारीख को लगभग आधा निकल गया, तो आपके पास अब सिर्फ ये है कि आपको चुनाव में जाना, उसकी तैयारी करनी। उस स्थिति के अंदर पार्टियां जो हैं यदि आत्मविश्लेषण करें, अपनी स्ट्रेटेजी चुनाव जीतने की बनाए, अगर इस तरह के बहस के अंदर नहीं पड़े कि साहब किसने ज्वाइन किया किसने नहीं किया, जो हो चुका वो तो हो चुका। किसी ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गया तो हो चुका, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गया तो वो तो हो चुका। तो उस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या अपनी कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती, वो ज्यादा लाभदायक बात हो सकती है। अदरवाइज तुम ये तो एक अनवरत अनंत चर्चा, आप चर्चा करते रहो साहब इससे ये फर्क पड़ेगा, ये पड़ेगा, ये हुआ वो हुआ, उसको ये लालच दे दिया वो दे दिया, तो चीजें चलती रहेगी। तो इसका कोई सीमा नहीं है, ये इससे कोई नतीजा भी निकलने वाला नहीं है, मेरा मानना है। चलिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि वास्तव में पब्लिक ये देखना चाहती है, राजनीतिक दलों को महसूस होता है इस बात को लेकर के कि किससे ब्रांडिंग हो सकती है, किस अवसर पर किसको ज्वाइनिंग कराने से हमें बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, वो देखा जाता है ताकि एक हलचल पैदा हो सके। बात तो यही होती है कि सुर्खियां कैसे बने, आप चर्चाओं में कैसे रहें, ताकि उससे एक एक्टिवेट होते हैं, रिचार्ज हो जाता है कार्यकर्ता भी और पार्टी भी और खुद नेता भी। तो मुझे लगता है कि ये अवसर की बात होती है और देखा जाता है। ऐसे तो आम कार्यकर्ता के रूप में कोई भी ज्वाइन कर सकता है, एक दुपट्टा पहना ना उन्हें जैसे आराम, कोई पार्टी कभी भी किसी को ज्वाइन करा सकता है। लेकिन केवल बीजेपी की नहीं, सभी पार्टियों की स्थिति यही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।